नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मित्र और छात्र छात्राओं। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्राचीन भारतीय शिक्षा के अंतर्गत मध्ययुगीन शिक्षा, जिसे मध्यकालीन शिक्षा या मुगलकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताने जा रहे हैं। ये बीएड में, भारतीय शिक्षा के इतिहास में तथा बीटीसी के डीएलएड के वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा में है। तो सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। मुगल कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में तो आपको हमने कल परसों वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बताया। जब बौद्ध कालीन शिक्षा में अहिंसा परमो धर्मा के नाम से जाना गया, तो हमारा सैन्य बल बिल्कुल कमजोर हो गया। तो उसी को देखते हुए 8वीं शताब्दी में सबसे पहले मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने आक्रमण भारत पर अतुलित संपत्ति, अपार संपत्ति को देखकर आक्रमण किया और उनका काम था कि आक्रमण करके संपत्ति को ले जाना। और सबसे पहले महमूद गजनवी ने इसका प्रारंभ किया, जिसने सन 1000 ईस्वी से 1026 तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। उनका उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। लेकिन सन 1192 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन का शिलान्यास किया। मोहम्मद गोरी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। उसके बाद भारत सरकार भारत पर क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी और मुगल वंश ने सन 1757 तक शासन किया। सन 1757 में जब अंग्रेज के लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजयी होकर भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत की और मुगल शासन का अंत किया, तो 1757 तक, तो इसको अगर मानते हैं तो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगल राज्य रहा और 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य रहा। मुस्लिम शासकों ने हिंदू शिक्षा के केंद्रों को जमकर लूटा। आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम ने, जितने भी आप में कहीं भ्रमण करने गए होंगे, तो जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने हमारे पुराने जैसे तक्षशिला आपको पढ़ाया, नालंदा, सबको तोड़ा, विध्वंस। बताते हैं कि जो है वहाँ पुस्तकालयों में इतनी आग लगा दी थी कि 3-4 साल तक आग जलती रहती। हिंदू शिक्षा केंद्रों को जमकर लूटा, पुस्तकालयों को जलाया, हिंदू विद्वानों को दंडित किया, कारावास में डाला और मार डाला। इसके परिणाम स्वरूप मध्यकालीन भारत में प्राचीन संस्कृत शिक्षा लगभग बिल्कुल समाप्त या मृतप्राय हो गई। इस प्रकार 550 वर्ष मुगल साम्राज्य रहा। मुस्लिम शासक अपने साथ साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म तथा इस्लामी ज्ञान एवं संस्कृत का प्रचार आदर्श लाए, जिसके प्रचार प्रसार में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया। मुस्लिम धर्म जो है निर्माण या मोक्ष को नहीं मानता था। वो मानता था कि जो है सांसारिक जीवन ही सब कुछ है, ये व्यवहारिक जीवन है और जैसा है इसी को भोग करो, व्यतीत करो। तो आगे वैदिक श्लोकों तथा बुद्ध के साहित्यों के साथ साथ कुरान की आयतों को भी पाठ करवाए उन्होंने। यद्यपि मुसलमान शासन के दौरान शिक्षा न नियमित थी, न औपचारिक थी और न ही व्यवस्थित हुई रही। ये शुरुआत में हुआ। बाद में जैसे अकबर आए और अन्य कई जो है आए, उन्होंने कुछ शासक हुए जो शिक्षा को संरक्षण देने में प्राथमिकता दिया। अब मुगल कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला उनका उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म को प्रचार एवं प्रसार करना। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को पुण्य मानते थे और कहते थे खुदा उसको जन्नत में जगह देगा। दूसरा, इस्लामी संस्कृत का प्रसार करना। इस्लाम की जो संस्कृति है उसी का प्रसार करिए। मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना। मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना और मुस्लिम शासन अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए पूरा प्रयास करते थे, इसलिए मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाते थे। और सांसारिक ऐश्वर्य, वो ज़्यादा भोग विलासी थे
तो संसार के ऐश्वर्य को प्राप्त, सुख प्राप्त करना चाहते। हमारे जैसे वैदिक और बौद्ध कालीन में क्या था, मोक्ष प्राप्त करना, अध्यात्म प्राप्त करना, है ना, सुख की कोई चिंता ही नहीं करना, जंगल में रहना। लेकिन वो राजमहल में ऐश्वर्य की भांति रहते थे और उनका था चरित्र निर्माण और धार्मिकता का समावेश करना, ये उनके कुछ उद्देश्य थे। मुगल कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ज्यादा आता है टीट में, परीक्षा में, बिस्मिल्लाह संस्कार। जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार होता था, बौद्ध कालीन में प्रज्ञा संस्कार होता था, उसी प्रकार मुगल काल में भी बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। यहीं से शिक्षा आरंभ होती थी और इसे जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब बालक के सभी संबंधी आते थे, उपस्थित होते थे। बालक को नए वस्त्र धारण करवाया जाता था और मौलवी साहब के सामने ये संस्कार होता था। मौलवी साहब कुरान की आयतें को पढ़ाने के लिए कहते थे। अगर बालक उनको नहीं पढ़ पाता था, नहीं दोहरा पाता था, तो वो केवल बिस्मिल्लाह कह दे अगर, तो वही पर्याप्त होता था। इसीलिए बिस्मिल्लाह के नाम से इसे बिस्मिल्लाह खानी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थान के लिए भी क्वेश्चन कभी कभी भी आता है, बहुत बहुत टीटी में आता है कि उनकी शिक्षा संस्थान कौन सी। तो शिक्षा संस्थान की अगर बात करते हैं तो पहले प्राथमिक शिक्षा की बात करते थे। तो प्राथमिक शिक्षा उनकी थी मकतब, याद रखना मकतब ही आता है पेपर में। तो मकतब का जो मुगल कालीन शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थी और मकतब का अर्थ होता है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से लिया है और कुतुब का अर्थ होता है उसने लिखा। मकतब में बालकों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। मकतब प्रायः मस्जिद से संबद्ध होते थे, उनमें हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते। मौलवी लोग राजघरानों में, अपने घरों में भी मकतब, मौलवी लोग क्या थे, राजघरानों में भी चलाते थे, अपने घरों में चलाते, अन्यत्र कहीं स्थान मिल जाता था अच्छे जगह भी चलाते थे। और इसमें एक मौलवी साहिब रहते, एक शिक्षक पढ़ाया जाता है और ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र भी थे। इनमें शिक्षण कार्य प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक और फिर लंच के बाद अपराह्न तक होता था। ये निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी और शिक्षकों के भरण पोषण की व्यवस्था धनी परिवार या राजघराने के लोग करते थे। इसके अलावा और कुछ प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे, जैसे खानकाहें प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे, यहाँ पर केवल मुसलमान पढ़ते थे, हिंदू बालक नहीं पढ़ सकते थे। दरगाहें, ये भी प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे, इसमें भी केवल मुसलमान पढ़ते थे। कुरान स्कूल हुआ करते थे, तो केवल कुरान की शिक्षा यहाँ पर अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता है, कुरान की आयतें याद कराना, हाँ, ये भी मस्जिद से संबंधित थे। फारसी के स्कूल थे। मुगल कालीन का शासन काल में फारसी राजभाषा थी, याद रखना फारसी राजभाषा थी वहां पर। और राजमत जो भी राजा के साथ काम करना था, राज्य के उच्च पद चाहिए तो उसे फारसी पढ़ना बहुत अनिवार्य था। अरबी के स्कूल, इन स्कूलों को दोस्त अरबी भाषा के विद्वानों का निर्माण करना और शिक्षा का स्तर उच्च करना था। फारसी और कुरान के स्कूल थे। ये स्कूल फारसी और कुरान के मिश्रित रूप से, इनमें फारसी तथा कुरान दोनों की शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा के केंद्र। तो उच्च शिक्षा के केंद्र उनके मदरसा थे। तो मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है और दरस का अर्थ होता है भाषण। तो मदरसा वो स्थान है जहाँ भाषण या व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। ये भी मस्जिद से संलग्न हुआ करते थे और इसमें विषयों के भिन्न भिन्न शिक्षक शिक्षा देते थे। मतलब यहाँ का पाठ्यक्रम जो था, यहाँ शिक्षा का माध्यम फारसी था और ये सब छात्रावास वाले थे। यहाँ पर हर विषय के अलग अलग शिक्षक हुआ करते थे। योग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। भोजन आदि का प्रबंध राज और धनी लोग करते थे। छात्र शिक्षक संपर्क में रहते थे, पिता पुत्र की भांति रहते थे। अकबर के शासनकाल में मदरसों में गणित, कानून, कृषि, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजतंत्र, व्याकरण, यूनानी चिकित्सा, अरबी साहित्य एवं गृह शास्त्र आदि विषय पढ़ाया जाता था। तो ये जो विषय हैं ये सब लौकिक विषय के अंतर्गत आते हैं। सभी मदरसों में सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते थे और यहाँ पर उच्च शिक्षा केंद्र में जैसे जिस प्रकार 12-12 वर्ष यहाँ भी थी, तो इस प्रकार से भी यहाँ भी 10 से 12 वर्ष शिक्षा की अवधि थी। अब बात करते हैं शिक्षण की विधियां। तो यहाँ भी शिक्षण विधियां मौखिक थी और पाठ वस्तु को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था और यहाँ पर भी कक्षा नायकी या मॉनिटर प्रणाली थी। जब शिक्षक नहीं होते थे तो मॉनिटर ही उसको सब व्यवस्था देखते थे और शास्त्रार्थ वाद विवाद होते थे। गुरु शिष्य संबंध की बात करते हैं तो अध्यापक और छात्र घनिष्ठ संबंध रहते थे। छात्रों को काम करना होता था पूरे शिक्षक का और गुरु भी
छात्रों का पूरा ध्यान रखते थे। गुरुओं का वेतन बहुत कम था, लेकिन उनका सम्मान बहुत अधिक था। हर जगह सम्मान था। केवल औरंगजेब को ही ऐसा वर्णन मिला है कि उन्होंने गुरु का मान किया था। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली की अगर बात करते हैं तो परीक्षा प्रणाली वहां भी किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और शिक्षक अपने संतोष के आधार शिक्षक अपना टेस्ट लेता था मौखिक रूप से और छात्रों को प्रोन्नत कर देता था। शिक्षा समाप्ति पर कोई यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, परंतु कुछ जो है जगह प्रमाण मिलता है। साहित्य के छात्रों को काबिल की उपाधि दी जाती थी। धार्मिक छात्र शिक्षा के छात्रों को आलिम की उपाधि की दी जाती थी। तर्क तथा दर्शन के छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी और उपाधि के समय वहाँ समारोह आयोजन होता था। यहाँ पर अंतिम संस्कार का कहीं कोई वर्णन नहीं है, यही उपाधियां दी जाती थी और उपाधि अंतिम संस्कार का कोई नाम यहाँ पर नहीं दिया है। अब दंड और पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक था। दैनिक पाठ अगर आप तैयार नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, अनैतिक आचरण करते हैं तो शारीरिक दंड दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। लात घूसा, पंडित जी मौलवी साहब जैसा मन हो तैसा मार, बेद जूता मुर्गा बना दें, खड़ा रख दें, शारीरिक दंड दे दें, बहुत प्रावधान था। योग छात्रों को, अब पुरस्कार की बात करते हैं तो योग छात्रों को शिक्षक तथा राजा दोनों पुरस्कार देते और बहुत अच्छा अगर कोई छात्र है तो राजा अपने पद पर उच्च पद पर रख लेता था। स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो मुस्लिम शासन में महिलाओं को पर्दा प्रथा थी, तो पर्दा प्रथा के कारण छोटी बालिकाएं ही पढ़ पाती थी, मक्तब में पढ़े थे। उच्च शिक्षा में ज्यादा उनकी महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी और केवल अमीर घरानों की या शाही दरबारों की लड़कियां ही पढ़ पाती थी। जैसे रजिया सुल्ताना है, एक आध के नाम ऐसे प्रचलित हैं। तो यहाँ पर नारी शिक्षा की ज्यादातर उपेक्षा रही है। व्यवसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो मुस्लिम शासकों ने ललित कला, हस्तकला, वास्तुकला जैसी व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। मुस्लिम काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथी दांत के नक्शे, पच्चीकारी, कढ़ाई आदि कौशल उच्च कोटि के थे। मुस्लिम निरंतर युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे, इसलिए बालकों को सैन्य शिक्षा का बहुत ध्यान दिया। तो यहाँ पर ये व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। साहित्य और इतिहास का विकास कैसे होता था तो मुस्लिम युग में नीति, दर्शन आदि विषयों पर साहित्य सृजन हुआ। रामायण, महाभारत आदि जितने हिंदू ग्रंथ थे सभी का फारसी में अनुवाद कराया गया। इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी का तारीखे फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा और बदायूं का मुंतखब उत तवारीख बहुत प्रसिद्ध बेजोड़ ग्रंथ है। तो ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं। अब मुगल कालीन शिक्षा के दोष क्या थे? दोष ये थे कि उन्हें भौतिक पक्ष पर और लौकिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। अध्यात्म पर कोई बात नहीं थी, केवल भौतिक सुख की बात करते थे। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करते थे। प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा, फारसी के अलावा, फारसी अरबी के अलावा हिंदी संस्कृत आदि भाषाओं की बड़ा ही उपेक्षा की गई। अकबर आए थे तो अकबर ने ही हिंदी की वकालत की थी। हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, हिंदू शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था। सिकंदर लोदी ने हिंदू शिक्षा की वकालत की थी, फिर अकबर ने की थी। शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा, मुसलमान केवल सुख व्यतीत करते थे, इसलिए कोई अध्यात्म वो नहीं हो सकते थे, पर लोग भी कुछ है, वो स्वर्ग नरक कुछ नहीं जानते हैं, कहते वहां कुछ नहीं है। शिक्षा में स्थिरता का अभाव, कोई स्थिरता नहीं थी, जैसा मानो पढ़ लो। व्यापकता का कोई व्यापक नहीं थी। कठोर शारीरिक दंड था। छात्रों की विलास पीता, जैसे अपने यहाँ वैदिक बौद्ध कालीन में शिक्षा जो है प्राकृतिक सुरम्य वातावरण होती थी। यहाँ पर बड़े बड़े मस्जिदों में, घरों में पढ़ाई होती थी, सुख पूर्वक पढ़ाई होती थी। छात्राओं को सुख का पूरा ध्यान रखा जाता था, खाने पीना बहुत अच्छा था। और ये शिक्षा अमनोवैज्ञानिक थी। यहाँ पर पहले पढ़ाओ फिर लिखो, मतलब समान रूप से नहीं शिक्षा दी थी कि पढ़ लो चाहे लिख लो, और ज्यादातर ये अमीरों के लिए शिक्षा थी। तो इस प्रकार ये शिक्षा के कुछ दोष थे। अब हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम आधुनिक शिक्षा में ले सकते हैं? तो सबसे पहले व्यवहारिक शिक्षा पर। व्यवहारिक शिक्षा मतलब वो सोचते थे आज जैसा चल रहा है उसी के अनुरूप बनो, तो हम छात्र के समाज उपयोगी बना सकते हैं। आज की आधुनिक परीक्षा के हिसाब से उनको तैयारी करवा सकते हैं। दूसरा निःशुल्क शिक्षा थी, तो निःशुल्क शिक्षा भी चल रही है ना। व्यक्तिगत संपर्क, शिक्षक छात्र व्यक्तिगत संपर्क में रहते थे। आज शिक्षक छात्रों में बड़ी दूरी है, छात्र अलग रहते हैं, शिक्षक अलग रहते हैं।
कोई प्रेम नहीं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। अनुशासन वहाँ पर बहुत सख्त था। धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा का समन्वय था। धर्म को भी पढ़ाया जाता था, कुरान की आयतें रचाई जाती थी, सैन्य शिक्षा व नीति शास्त्र सभी विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षक की स्थिति में उन्नति, शिक्षक जो था वहाँ पर बड़ा सम्मान था, उसके शिक्षक में बड़ी उन्नति थी। और शिक्षक को राजकीय संरक्षण, वहाँ पर राजा महाराजा राजघराने बड़े बड़े लोग उनका संरक्षण प्राप्त था। और शिक्षक छात्र संबंध बहुत अच्छे थे। तो ये शिक्षा के ग्रहणी तत्व आधुनिकता के लिए है। अब कुछ प्रश्न है, आप लोग जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। अकबरनामा के रचयिता कौन है? मुगल कालीन शिक्षा की राजभाषा कौन थी? मुगल कालीन शिक्षा का प्रथम संस्कार कौन था? मुगल कालीन शिक्षा कब से कब तक मानी जाती है? और प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। वीडियो थोड़ा हम बनाते तो अच्छा है, लेकिन वीडियो क्या होता है, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं तो इसके चित्र कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा रजिस्टर बहुत अच्छा बनता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग भी खूब मेहनत करिए, आप लोग खूब पढ़िए। आपको शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।